सभी को नमस्कार। हिंदू नववर्ष की आपको सभी को शुभकामनाएं। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक नस्या, नेशनल आयुर्वेदा स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन, साथ ही साथ एक वैद्य भी। जिस दौर से भारत गुजर रहा है या पूरा विश्व गुजर रहा है, वह समय है एक महामारी का। कोरोना नामक एक वायरस जो कि कोविड-19 इस व्याधि को क्रिएट कर रहा है। उसके हेतु, लक्षण और चिकित्सा भले ही शास्त्रों में ना बताए गए हों, लेकिन उसके लिए अनुक्त अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन ये सब बातों के साथ साथ ही एक समय चल रहा है कि इसमें आयुर्वेद की क्या महत्ता हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद की सामान्य महत्ता, आयुर्वेद में चिकित्सा किस तरीके से पढ़ा जाए, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इन 21 दिनों में हम चिकित्सा में चरक किस तरीके से महत्वपूर्ण है और चरक का क्या उपयोग किया जा सकता है, चिकित्सा किस तरीके से पढ़नी है, उसको हम कार्य करेंगे। आज जो पहला आज का अध्याय है, उस पहले एपिसोड में या फिर एक पहले सीरीज में हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि चिकित्सा पढ़े कैसे। चिकित्सा पढ़ने का जो मूल सिद्धांत है वो हमारे सूत्र स्थान में वर्णन किए गए। उस वर्णन में जब हम देखते हैं तो चरक का सूत्र स्थान अध्याय 1, जिसमें दीर्घ जीवनी अध्याय के बाद में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं या फिर उसे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें चिकित्सा के बारे में 3 सूत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आप 24वां श्लोक देखें, सूत्र को देखें, पहले अध्याय में दीर्घ जीवनी अध्याय, सूत्र स्थान चरक, 24वां नंबर श्लोक, जिसमें लिखा गया है कि हेतु, लक्षण और औषधि, ये 3 चीज़ों को मिलाया जाए तो हमारे 3 सूत्र बनते हैं। इन 3 सूत्रों के बेसिस पे ही पूरी चिकित्सा लिखी गई है। चिकित्सा के 2 आधार हैं, एक शारीरिक आधार, एक मानसिक आधार, लेकिन तीनों तरीके से ही 3 सूत्रों को पिरोकर ही जिसकी चिकित्सा करें। हेतु देखें, लक्षण देखें और उसकी औषधि करें। हेतु, लक्षण और औषधि हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं। उनमें से हेतु, किसी भी व्याधि में हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद उसके लक्षणों को देखा जाता है और उन लक्षणों के आधार को हेतु और लक्षणों के समन्वय को देखकर उसकी चिकित्सा करी जाती है। यही चिकित्सा का मूल अधिकार है। जब हम इसके 57 या 57 श्लोक पे पहुंचते हैं तो हमें ये समझ में आता है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 57, तो हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से आयुर्वेद में चिकित्सा के सिद्धांतों के लिए हमारे पास इनपुट क्या है। तो जब इनपुट्स की बात करी जाए तो ये देखा जाता है कि 3 शारीरिक दोष और 2 मानसिक दोषों के ऊपर ही चिकित्सा होगी। ये हमारी चिकित्सा की कंडीशन है। तो उस चिकित्सा की जब कंडीशन देखी जाए तो ये देखा जाता है कि वायु, पित्त और कफ ये हमारे शारीरिक दोष हैं और रज और तम ये हमारे मानसिक दोष हैं। तो शारीरिक दोषों के ऊपर चिकित्सा होगी और मानसिक दोषों के ऊपर चिकित्सा होगी। जब हम ये देखते हैं तो इनके वात के हेतु, दुष्टि हेतु, पित्त के दुष्टि हेतु, कफ के दुष्टि हेतु, रज के दुष्टि हेतु और तम के दुष्टि हेतु मिलते हैं। तो पहला अधिकार हेतु का। फिर दूसरा जो सेगमेंट शुरू होता है वो है लक्षणों का। तो हम कोई भी व्याधि लें, जैसा कि हम कल से चिकित्सा अधिकार शुरू करेंगे, तो चिकित्सा स्थान में ज्वर से लेके योनि व्यापक तक अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जब ज्वर देखा जाएगा तो ज्वर के भी हेतु होंगे, उनके लक्षण होंगे और उनकी चिकित्सा होगी। उसी तरीके से योनि व्यापक अवस्था तक भी ज्वर, उसी तरीके से उनके हेतु होंगे, लक्षण होंगे और चिकित्सा होगी। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि प्रत्येक चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत यही है कि शारीरिक दोषों में भी आप पहले हेतुओं को देखें, फिर लक्षणों को देखें और उसकी चिकित्सा करें। मानसिक में भी उनके हेतुओं को देखें, लक्षणों को देखें और उनकी चिकित्सा करें। उसी तरीके से जब चिकित्सा सूत्र बताया तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 58 में जब हम पहुंचते हैं तो उन्होंने बताया कि आप औषधियों के फिर से 3 विभाजन किए गए हैं। जब हम औषधि के बारे में आए, हेतु और लक्षणों के बाद औषधि में हम पहुंचे। औषधि में ये बात विभाजित हुई कि देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावजय ये चिकित्सा है। जब देव विपाश्रय के बारे में बात करी गई तो उनमें ये क्लियर किया गया कि जो हमारे शारीरिक दोष हैं उनमें देव विपाश्रय चिकित्सा भी एक भाग लेगी। उसी तरीके से युक्ति विपाश्रय चिकित्सा भी हमारे शारीरिक दोष अर्थात वात, पित्त और कफ पर चिकित्सा करेगी
और जब हम मानसिक अवस्थाओं में गए तो धी, धृति, स्मृति, मानसिक अवस्था पर चिकित्सा करने के लिए सत्वावजयी एक अंश लिया गया। तो हेतुओं में हमारे कई अन्य हेतु बताए गए हैं कि हेतु शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं। लक्षण शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं। चिकित्सा के 3 उपक्रम: देह विपाशा चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा और युक्ति विपाशा चिकित्सा। युक्ति विपाशा चिकित्सा और देह विपाशा चिकित्सा हमारे शारीरिक दोषों के लिए और उनके हेतुओं को सॉल्व करने के लिए, और उसी तरीके से सत्वावजय चिकित्सा जो हमारे मानसिक दुष्टि हैं उनको चिकित्सा करने के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आती है कि जब हमें मानसिक दोषों की चिकित्सा करनी होती है तो हम सत्वावजय चिकित्सा का उपयोग करते हैं। उसमें ज्ञान, विज्ञान, धृति, स्मृति इनका उपयोग करने के लिए बताया गया है। एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक थॉट्स एंड लॉजिकल थॉट्स जो भी आते हैं, ये दोनों ही हमारे मानसिक चिकित्सा में अत्यधिक आवश्यक होते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि काउंसलिंग एक सिंपल बैकग्राउंड है चिकित्सा का, लेकिन काउंसलिंग के अलावा भी अगर आप उसे लॉजिकल थॉट्स पे रखते हैं, उसे साइंटिफिक थॉट्स देते हैं, तो भी मानसिक रूप से आपको चिकित्सा करी जा सकती है। अभी की दुनिया में हम एग्जाम्पल दें तो अभी कोरोना वायरस के ऊपर बात चल रही है, इसके हेतुओं के बारे में हमने देखा तो अनेक रेफरेंस हमारे सामने आए। हेतुओं में उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि शुष्क अन्न खाने से, किसी ने कहा कि शुष्क मांस के सेवन करने से, अधर्म का पालन करने से, ये इसके अन्य हेतु बताए। उसी तरीके से अनुक्त हेतु भी बताए, किसी अन्य कारण से, लाइक इट इज अ वायरल कंडीशन, तो ये भी इसके हेतुओं में आया। जब हम इसके लक्षणों में गए तो उसमें श्वास का कम होना और जुकाम का हो जाना, बुखार का हो जाना, ऐसे लक्षणों के बारे में आया। तो हेतु और लक्षण। अब जब हम चिकित्सा के दृष्टिकोण से इसे सोचते हैं, तो जब चिकित्सा आती है तो युक्ति विपाशा चिकित्सा जो है इसकी मूल चिकित्सा है। साथ ही साथ देव विपाशा भी इसकी मूल चिकित्सा होगी क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से है। तीसरी जो चिकित्सा का सेगमेंट है सत्वावजय, वो भी इसमें उपयोगी होगा। वो इसलिए उपयोगी है कि जितने भी लोग अभी बाहर घूम रहे थे 21 दिनों तक के लिए, जब इसे कहा गया तो ये सत्वावजय चिकित्सा का एक बड़ा सेगमेंट है जो कि देव विपाशा और युक्ति विपाशा के कोलैबोरेशन में है। युक्ति विपाशा के कोलैबोरेशन में इस तरीके से, क्योंकि वो जो रिएक्टिविटी है, जिस तरीके से कोरोना की एक चेन बनती है और वो किस तरीके से उसे स्प्रेड आउट होता है, उस स्प्रेडिंग को अगर हम रोकें तो उसको हमें लगभग 14 डेज उसके इंक्यूबेशन पीरियड में लगेंगे और उसे इतने दिनों में उसके लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो इट्स अ युक्ति विपाशा चिकित्सा अलॉन्ग विथ वन सत्वावजय चिकित्सा। हमारे मेंटल सिचुएशन में भी हमें बताना होगा लोगों को कि अगर आप बाहर जाते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आप उसके कैरियर बन सकते हैं, उसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो यूज ऑफ सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति विपाशा चिकित्सा एज वेल एज देव विपाशा चिकित्सा इंक्लूडिंग हवन मंडल, एंड ये आपके अगर स्पिरिचुअलिटी हाई रहती है तो भी आपकी मेंटल इम्यूनिटी अच्छी बनेगी, शारीरिक रूप से आप कम बीमार पड़ेंगे। इंक्रीजिंग ऑफ इम्यूनिटी इज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू युक्ति विपाशा चिकित्सा। रिलैक्स योर माइंड इज योर सत्वावजय चिकित्सा, and use and going to be spiritual is your देव विपाशा चिकित्सा। इन हेतु, लक्षण और औषधि के माध्यम से हम हर प्रत्येक किसी भी अनुक्त व्याधि में भी चिकित्सा का दृष्टिकोण ले सकते हैं। इसी तरीके से जब ज्वर की बात आती है तो प्रत्येक ज्वर को अगेन हम विभाजित करेंगे कि ज्वर के क्या क्या विभाजन है। निज और आगंतुज रूप से भी ज्वर के विभाजन है, दोषों के दृष्टिकोण से भी ज्वर के विभाजन है, जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज और सन्निपातज। इन अवस्थाओं को अगर हम देखें तो हमें अनेक ज्वरों के बारे में पता चलेगा और उन ज्वरों को हम फिर से केंद्र बिंदु से हेतु, लक्षण और औषधियों में विभाजित करेंगे। जैसे कि वातज ज्वर के हेतु अलग, पित्तज ज्वर के हेतु अलग, उसके लक्षण अलग और उसकी चिकित्सा अलग। इस तरीके से हम प्रत्येक व्याधियों में से सर्वप्रथम हम ज्वर के बारे में देखना शुरू करेंगे और हम ये जरूर बताएंगे कि हेतु, लक्षण और औषधि का मापदंड किस प्रकार प्रत्येक व्याधि में बड़े अच्छे से, पर्याप्त रूप से लाभकारी है और इस सिद्धांत को लेकर हम चलेंगे। दूसरा सिद्धांत सामान्य और विशेष। जब हम चिकित्सा का दृष्टिकोण लेते हैं तो जब हम ये देखते हैं कि आयुर्वेद में किस तरीके से सेकंड सिद्धांत को फॉलो किया जाए तो वो आता है सामान्य और विशेष का। जो भी व्याधि होती है उसमें या फिर दोषिक अवस्था शरीर की या मन की बढ़ती है
तो हम देखते हैं कि वात और पित्तज बीमारियां जो हैं उसमें वात और पित्त ज़्यादा बड़ा है, तो उससे विशेषकर कफ बढ़ाने वाले जो लक्षण हैं या फिर उसे एक चिकित्सा का रूप दे दिया जाता है। ये सामान्य विशेष सिद्धांत का उपयोग है। उसी तरीके से प्रत्येक जो सिद्धांत चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में दिया गया है, उन्हें किस तरीके से हम पूरे चिकित्सा स्थान में जोड़ेंगे, ये इसके लाभ हम किस तरीके से ले पाएंगे, इसके बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे इन 21 दिनों में। दूसरी बात यह है कि आचार्य चरक ने जब ये चरक संहिता लिखी गई, अग्निवेश तंत्र लिखा गया, तो ये बहुत क्लियर किया कि पहले 4 अध्याय सूत्र स्थान के औषध चतुष्क हैं। औषधि मतलब कि डायरेक्टली चिकित्सा का उपयोग और उनके सिद्धांत, किस तरीके से बेसिक प्रिंसिपल्स क्या यूटिलाइज किए जाएं, जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट मॉडलिटी में उसे यूज कर पाएं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, जैसे हमने कहा कि अभी मैंने हेतुलिंग और औषधि के बारे में आपको बताया, ये उसका एक स्वरूप है। दूसरा, किस तरीके से हम युक्ति विपाश्य और सत्वावजय और देव विपाश्य चिकित्सा का उपयोग कर सकेंगे। उसी तरीके से गुणों का इस्तेमाल करते हुए कि हम कैसे चिकित्सा में लाभ लेंगे, इसके बारे में बताया गया है। गुरुवादी गुणों के बारे में वर्णन बताया गया है। रसों का इस्तेमाल करते हुए हम चिकित्सा में कैसे लाभ ले सकेंगे, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ वात, पित्त और कफ के चिकित्सा के सिद्धांतों का भी इस्तेमाल उनके गुणों के विपरीत चिकित्सा करने के लिए भी बताया गया है। ऐसे अनेक रेफरेंस जो कि औषध चतुष्क में दिए गए हैं, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम पूरा का पूरा चिकित्सा स्थान कल से चर्चा में लाएंगे। सादर धन्यवाद। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर में रहें, सेफ रहें और सभी की रक्षा करें। आयुर्वेदा के सिद्धांतों को पालन करते हुए सभी जन सामान्य तक उसे पहुंचाएं। प्रत्येक सिद्धांत का इस्तेमाल अपने सेफ्टी के लिए करें। इसी आशा के साथ सादर धन्यवाद।